फिर यूपी बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल होने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होने की संभावना है। 3 से 4 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। खराब प्रदर्शन वाले मंत्रियों की यहां पर छुट्टी हो सकती है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का जल्द ऐलान होगा। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी संगठन और योगी सरकार में बड़े बदलाव की संभावना है। योगी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है। इस फेरबदल में 3 से 4 नए चेहरों को जगह मिलने की संभावना। वहीं खराब प्रदर्शन और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य स्तर से फीडबैक लेने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 75 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं को आराम दिया जा सकता। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की योजना। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने मिल्कीपुर समेत 10 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिससे पार्टी का मनोबल और भी बढ़ा था। संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी। यूपी बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट अगले हफ्ते जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट फाइनल हो चुकी है और 3 मार्च तक 75% जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जिलाध्यक्षों का कार्यकाल 2 बार पूरा हो चुका है या जो 60 साल की उम्र पार कर चुके उन्हें बदला जा सकता है। वाराणसी में महानगर अध्यक्ष पद के लिए 115 आवेदन आए हैं, जबकि लखनऊ में सिर्फ 1 आवेदन मिला है। पंचायत और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरे साल संगठन को मजबूत करने में जुटी रहेगी। ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि संगठन जुड़े कुछ पदाधिकारियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को फिर से योगी सरकार में जगह मिलने की प्रबल संभावना है। मंत्रिमंडल में पश्चिमी यूपी की भागीदारी बढ़ाए जाने की भी चर्चा है। इस बार ओबीसी और एससी वर्ग को ज्यादा प्राथमिकता दी जा सकती है। बीजेपी जातीय समीकरण साधने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि हर वर्ग का संतुलन बनाए जा सके। कुल मिलाकर बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी क्रम में संगठन से लेकर सरकार में बदलाव करने जा रही है। तो टीम में शामिल हो सकते हैं नए सदस्य। क्या योगी सरकार नए मंत्रियों को जो जगह देगी, क्या युवा चेहरे को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी? खबरों में है कि ओबीसी और एससी को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि जो भी बदलाव और जो भी विस्तार होगा वो आगे की रणनीति को ध्यान में रखते किया जाएगा और जिला अध्यक्षों को भी यहां पर बदला जाएगा। समय सीमा के और उम्र सीमा को देखते हुए यहां पर बदलाव किया जाएगा। कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है और इसी के साथ ब्राह्मण चेहरे पर भी यहां पर दांव खेला जा सकता है और किस जाति समीकरण के हिसाब से यहां पर बदलाव देखने को मिलेगा मंत्रिमंडल में, ये कई सवाल खड़े होते हैं। पश्चिमी यूपी के नेताओं को भी क्या मौका मिल सकता है और क्या जगह मिल सकती है? तो इस तरीके की अब जब खबरें सामने आ रही है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार या बदलाव होगा तो किन किन नए चेहरे को जगह मिलेगी और किन को हटाया जाएगा खराब परफॉर्मेंस को लेकर। हालांकि यहां पर खबर मिल रही है कि 3 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें हटाया जा सकता है उनके परफॉर्मेंस और साथ ही साथ भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से। तो एक्शन मोड में हमेशा उत्तर प्रदेश के मुखिया दिखते हैं। अब जबकि पंचायत चुनाव होना है और साथ ही साथ 2027 में फिर विधानसभा चुनाव होना है, उसी के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन मोड में है और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ बदलाव की भी यहाँ पर बात है, संभावना है। अब देखना यह है किस तरीके का बदलाव और किस तरीके का विस्तार मंत्रिमंडल में देखा जाता है। और इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि जो भी यहाँ पर फैसला लिया जाएगा आगामी दिनों के लिए, आगामी चुनाव के
मद्देनजर फैसला लिया जाएगा ताकि मजबूती के साथ आने वाले दिनों में बीजेपी जिस तरीके से अन्य चुनाव में जीतती हुई आ रही है, आगे भी वो मजबूत संगठन के मिलाप के साथ जीते। और यही वजह है कि बड़े चाणक्य बीजेपी में नेता है और अब जब हाईकमान से चर्चा हो गई है, लिस्ट तैयार हो गई है, किसी भी दिन ये फैसला आ जाएगा और किसी भी दिन मंत्रिमंडल का बदलाव के साथ साथ विस्तार भी हो जाएगा और नए चेहरे अब उत्तर प्रदेश में काम करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कितना और किस तरीके से वोटों को साधेंगे, क्योंकि हमेशा हर पार्टी की यही रणनीति होती है कि अगर कोई मजबूती के साथ मैदान में उतरता है और संगठन में मजबूती के साथ काम करता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि पार्टी को मजबूत करना और पार्टी को जीत दिलाना। हालांकि अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने हमेशा उन चेहरों को जगह दी है। अब संभावना आने वाले दिनों में जब संगठनात्मक फेरबदल होगा तो उन भवी चेहरों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या ज्यादा है। युवाओं पर जोर देते हुए हमेशा प्रदेश के मुखिया नजर आए हैं। अब देखना यह है कि क्या मंत्रिमंडल में नए चेहरे को भी जगह मिलेगा और क्या युवाओं को जगह दी जाएगी, किस चीज को प्राथमिकता दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। पश्चिम के 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार के साथ बदलाव, इस पर होगी सबकी नजर और क्या कुछ खास होगा, इसमें किसको जगह दी जाएगी और इस फैसले के पीछे क्या है उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति और क्या है मकसद, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है और पैनल तैयार है। हमारे साथ अनूप पांडे हैं, बीजेपी के नेता हैं, और इसी के साथ अमित जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संतोष पांडे भी मौजूद है पल पल की जानकारी देने के लिए और अपडेट देने के लिए। सबसे पहले अनूप पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या बीजेपी हाईकमान ने मंत्रिमंडल विस्तार में वरिष्ठ नेताओं को हटाने का निर्णय लिया है? ऐसा नहीं है जी। संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए ये सब कवायद होती है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा समानता, समता, समरसता, समता लाने के लिए संगठन में और सरकार में फेरबदल करती रहती है। जो अच्छे काम करते हैं, जो जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेही वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये संगठन का एक अपना महत्व है। तो होली के बाद संभावना ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि संगठन जो बन के तैयार होगा, जिसमें जिलाध्यक्ष, नए जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नए होंगे और एक मिशन, उत्तर प्रदेश के मिशन को देखते हुए 27 को एक मजबूत इरादे के साथ भारतीय जनता पार्टी नए, नवीनतम और नए चेहरों के साथ सामने आएगी और संगठन का विस्तार होगा। तो ये एक सिलसिला है जो हमेशा चलता रहता है और आगे भी जारी रहेगा। ठीक है अनूप जी, आपके पास लौटूंगी। आपने बोला कि ऐसा नहीं है, जो 75 वर्ष की आयु सीमा वाले जो भी नेता हैं, जो भी मंत्री, उन्हें नहीं हटाया जाए। संतोष से अपडेट ले लेते हैं। संतोष, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, बदलाव को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर के चर्चाएं यही है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का अगर हम विस्तार की बात हो सकता है, उसमें लगभग 3-4 नए चेहरों को कहीं न कहीं इसमें शामिल किया जा सकता है। साथ ही अगर हम 1-2 ऐसे चेहरे की बात करें जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है मंत्रिमंडल में, उन्हें हटाने की भी जो चर्चा है वो खूब चल रही है। देखना होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो इसमें कितनी सच्चाई होती है, क्योंकि 3 नामों की बात करें तो 3 नाम उत्तर प्रदेश की जो इस समय मंत्रिमंडल में है, ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें हटाने की जो चर्चा है वो बहुत तेजी से है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी वो रास नहीं आ रहे हैं और साथ ही अगर हम बात करें तो संगठन भी यही चाहता है। फिलहाल जब विस्तार होगा तो ये देखने वाली बात होगी
साथ ही इसमें अगर हम जातीय समीकरण की बात करें और स्थान समीकरण की बात करें, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी दो चेहरे लिए जा सकते हैं। फिलहाल जो सूत्र हैं वो यही बताते हैं। और कई ऐसे हम बड़े नामों की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। साथ ही जो वर्तमान समय में इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके पहले भी वो मंत्री रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब फिर उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि क्या उन मंत्रियों को भी हटाया जाएगा जिनकी आयु 75 वर्ष से ज्यादा है? तो बिल्कुल, चूंकि अगर हम 75 वर्ष के पार की बात करें तो ये नारा लेकर के ही, ये समीकरण लेकर के ही बीजेपी चल रही है। इसी के क्रम में अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन में भी जिला अध्यक्षों की बात कर लिया जाए तो जिला अध्यक्ष की भी सूची तैयार हो गई है। बहुत जल्द 2-3 दिन में ही जिला अध्यक्षों के नामों की भी घोषणा होने वाली है। तो ऐसे में वो भी उम्र का अगर हम बात करें तो उम्र को उसमें भी शामिल करने का काम किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें भी, लेकिन उसमें सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई ऐसे जो मंत्री हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जनता भी लाइक नहीं कर रही है। साथ ही सरकार के जो दिशा निर्देश होते हैं उनमें वो खरा भी नहीं उतर पा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनको भी फेरबदल करने का काम बीजेपी कर सकती है। साथ ही अब जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि कई मंत्रियों का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा है और 2027 को साधने में पूरी तरह से अभी ही से बीजेपी लग गई है, कोई गलती नहीं करने वाली है। ऐसे में अब जो ये फेरबदल होगा वो बहुत ही अंतिम फेरबदल होगा। यही माना जा रहा है कि पूरी तरीके से बीजेपी तैयारी के मूड में है, तैयार करके ही अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी और साथ ही अगर हम बात करें तो जिनको हटाने का काम करेगी वो भी, उनको भी कहीं न कहीं ऐसे ही स्थान पर बैठाएगी तो कोई विरोधाभास ना हो। साथ ही कुछ आयोगों में बात कर लिया जाए तो आयोग भी खाली है, कई ऐसे चीज वहां पर आयोगों का भी अध्यक्ष बनाने का जो काम है उसकी भी रणनीति बनाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर अभी से ही, चाहे हम पंचायत चुनाव की बात कर लिया जाए और चाहे विधानसभा के चुनाव की तैयारियों की बात करें तो अभी से ही बीजेपी की पूरी कोर कमेटी लगी हुई है। बीजेपी ने हमेशा ऐसा निर्णय लिया है कि आने वाले समय में बीजेपी को ही फायदा हुआ है। हालांकि अब तक के जितने भी चुनाव हैं बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। अमित जी क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ है, मैं उनसे जानना चाहूंगी। अमित जी, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, हालांकि होली के बाद जैसा कि बताया है अनूप पांडे जी ने, होली के बाद होगा, तो बीजेपी की क्या रणनीति होगी और किस चीज को ध्यान में रखकर, आप इसे कैसे देखते हैं, किस चीज को ध्यान में रखकर इस मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और फेरबदल होगा? इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई बहुत सरल प्रश्न नहीं है, इसलिए इसका उत्तर भी बहुत सरल नहीं होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार भाजपा की राजनीति का एक अभिन्न अंग रहा है। आप केंद्र देख लें या कोई भी राज्य देख लें, वहां पे हमने देखा है कि परफॉर्मेंस अकेला मैट्रिक्स है जिसपे भाजपा लोगों को रखती है या लोगों को बदलती है। और अच्छी बात भाजपा के शासनकाल में ये है, केंद्र और राज्य दोनों में, कि कोई भी मंत्री, कोई भी पदाधिकारी टेकन फॉर ग्रांटेड अपने रोल को नहीं ले सकता कि भाई मैं एक बार मंत्री बन गया हूं या मैंने एक बार मुझे कुर्सी मिल गई है तो मैं इस कुर्सी पे आसीन रहूंगा चाहे मैं कुछ भी कर लूं। और इसका सीधा मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसकी, वो मानती है कि उसकी प्राथमिक जवाबदेही जो है वो उसके वोटर के प्रति है, जहां पे वो वोटर को वो लोग देना चाहती है जो वोटरों के बीच में रहते हैं, जो वोटरों की बात सुनते हैं, जिनको वोटरों के पल्स की समझ है। और ये बिना किसी शक के ये 2027 के पहले की फेरबदल इसलिए की जा रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति कोई चांस लेने के मूड में नहीं है। उनको पता है कि चुनाव जीतने का सब। अमित जी सॉरी, अब कैसा चांस, जो भी बीजेपी जिस चुनाव में खड़ी है, बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो ज्यादा बदलाव की जरूरत है क्या संगठन में? देखिए, इन भाजपा के साथ ना जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। इनके लिए हर चुनाव एक नया चुनाव होता है और हर चुनाव में ये जी जान झोंकते हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में होने वाला चुनाव भाजपा की और केंद्र की राजनीति का निर्धारण करेगा।
और अगर उत्तर प्रदेश, मान लीजिए, वैसे हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट ये फैसला करेगा कि 2029 में होने वाला जो जनरल इलेक्शन होगा उसकी हवा किस ओर बहेगी। तो मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके योगी आदित्यनाथ जी को पता है कि देश के शासन पे अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़े मेजॉरिटी के साथ आने की आवश्यकता है। और आने वाले दिनों में जो भी हम फेरबदल उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखेंगे, ये इसकी तरफ इंगित करता है कि भाजपा हर चुनाव को लेके कितनी सचेत है। बिल्कुल, देखिए अनूप जी, अभी यहाँ पर हमारे संवाददाता संतोष ने ये कहा है कि 3 ऐसे चेहरे हैं जिनको बदला जा सकता है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी वो 3 चेहरे कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, ये हमको नहीं मालूम है, ये तो पता चलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा कि किसको बदलना है और किसको रखना है जी। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो संगठन का विस्तार है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, या किन मंत्रियों को रखना है, किन को नहीं रखना है, यह उनके आचरण, उनके काम, उनके काज, उनकी व्यवस्था, उनके परफॉर्मेंस के आधार पे होता है। और भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होता है, महत्वपूर्ण कौन व्यक्ति काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में जो मिशन मूड में जो भारतीय जनता पार्टी 27, अभी हम लोगों ने पूरे जिले में ब्लॉक पर गठन हुआ, फिर गांव से शुरू हुआ, फिर संगठन ब्लॉक तक आया, फिर जिला तक आया, फिर जिला से प्रदेश तक आएगा, फिर प्रदेश की कमेटी बनेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में नए जिलाध्यक्ष मिलेंगे, फिर उनकी एक कमेटी होगी, फिर पन्ना गांव तक ये संगठन का विस्तार चल रहा है। तो ये काम 4, 5, 6 महीने से चल रहा है। तो क्या अनूप जी सारी लिस्ट तैयार कर ली गई है या फिर अभी सब तैयार है? हाँ। सब तैयार है। हाँ। और पूरी तैयारी चल रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो एक बड़ा जो है एक बदलाव पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तमाम जिलाध्यक्ष नए आएंगे, कमेटियां नई बनेंगी, नए उत्साह, नए उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन के विस्तार में लगी है। और ये सब होली के बाद से सब शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। कौन मंत्री रहेगा, कौन मंत्री नहीं रहेगा, ये केंद्रीय समिति और उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार पदाधिकारी तय करेंगे। बिल्कुल, आप बीजेपी के नेता हैं, लेकिन आपको भी जानकारी होगी। हाँ, आपको भी जानकारी होगी कि किस आधार पे अगर बदला जाएगा तो उसका आधार क्या होगा, और अगर जिसको भी चांस दिया जाएगा तो किस रणनीति के तहत चांस दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मतलब इस मूल मंत्र के नारे के साथ हो गया। मतलब समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना जी भारतीय जनता पार्टी का ये प्रथम प्रयास है। दूसरा, उस व्यक्ति को संगठन में उचित स्थान देना, वरीयता पे रखना, चाहे मंत्रिमंडल में जिसकी साफ सुथरी छवि हो, जो जनता का प्यारा हो, ये मुख्य रूप से रखा जाता है। तो इसी को देख करके जो भी होगा बदलाव, जो भी होगा नए चेहरे आएंगे, इसी के सापेक्ष में रखे जाएंगे। ठीक है संतोष, मैं आपसे, ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। संतोष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर बदलाव होगा, अगर विभाग में नए चेहरों को चांस दिया जाएगा या फेरबदल होगा, तो किन विभागों को बदलने की संभावना है, कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो जब कहीं न कहीं विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, उसमें नए चेहरे जब शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है तो उसके बाद में विभागों के बंटवारे की बात करें तो ये एक प्रक्रिया में होती है। कौन मंत्री को कौन विभाग दिया जाता है, उनके अनुभव के हिसाब से, उनकी कार्यकुशलता के हिसाब से ये तय होता है जब उसको विस्तार हो जाता है। तो अभी से ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें निश्चित तौर पर कई ऐसे मंत्रियों को जो विभाग मिले हैं उनको काट करके दूसरे मंत्री को जब विभाग दिया जाएगा तो अगर हम मंत्रिमंडल के बदलाव की बात करें, उनकी काम
की बात करें तो वो निश्चित तौर पर बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी से ये कह पाना जल्दबाजी होगी चूंकि कि कौन मंत्री को कौन विभाग दिया जा सकता है और किन मंत्रियों का कौन सा विभाग छीना जा सकता है। क्योंकि आपने देखा कि कई मंत्रियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा पिछली कार्यकाल में, जो उनके पास विभाग रहा वही दोबारा का जो कार्यकाल रहा है इसमें भी उनको विभाग दिया गया। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब विस्तार होगा तो विस्तार में फेरबदल पूरी तरह से होगा, मंत्रिमंडल के साथ साथ विभागों के भी बंटवारे किए जाएंगे। जब विस्तार होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत स्थिति में आने के लिए लोकसभा के चुनाव में उसका जो नतीजा था वो बहुत अच्छा नहीं रहा, परफॉर्मेंस बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा। और एक बार फिर आपने देखा कि जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह से परफॉर्मेंस किया और अच्छा उसका रिजल्ट निकल करके आया। लेकिन फिर भी अभी अपने आप को बीजेपी मजबूत स्थिति में अंदर से नहीं मान रही है। भले उसको उपचुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन फिर और ज्यादा मजबूत स्थिति में लाने के लिए पूरी जोर आजमाइश करने का काम कर रही है। संगठन से लेकर के अगर हम सरकार की बात करें तो उसमें भी फेरबदल पूरी तरह से देखा। बिल्कुल, इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि 2017 में योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई, बीजेपी ने जब चुनाव लड़ा तो सीटें काफी थी, लेकिन 2022 में काफी कुछ सीटें समाजवादी पार्टी अपने हिस्से में ले जाती दिखी। तो इसी सवाल के साथ मैं अमित जी आपके पास आऊंगी, क्या इसको भी ध्यान में रखा जाएगा जो संगठन का यहाँ पर बदलाव होगा, जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या इसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि ताकि जो सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ गई है उस सीटों को भी अपने अंडर में लाया जाए 2027 में? अमित जी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है क्या? जी, मैं कह रहा था कि जो 2024 के जो आम चुनाव थे उसमें समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। और समाजवादी पार्टी की उस अप्रत्याशित सफलता का जो असर था वो ये था कि भाजपा को केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां से 80+ सांसद आते हैं, इतनी बड़ी विधानसभा है जिसका असर राज्यसभा पे भी पड़ता है, तो भाजपा को ये पता है कि केंद्र में अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए उत्तर प्रदेश से बहुत बड़े बहुमत से जीत हासिल करना उनका सर्वोपरि ध्येय होना चाहिए। और उसी के आसपास ये सारी कवायद हो रही है। और यकीन जानिएगा, हर चुनाव के पहले भाजपा हर राज्य में यही करती है। और जैसा हमने देखा है, इस थोड़ी सी फेरबदल या ट्वीक का जो परिणाम है वो पिछले कुछ चुनाव से हमेशा भाजपा के फेवर में रहा है। भाजपा वही करने का प्रयास यूपी में फिर से कर रही है, क्योंकि भाजपा को पता है कि इस बार 2027 के चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा, वरना 2029 में फिर कुछ फेरबदल की आशंकाएं प्रबल हो सकती है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। अनूप जी, जो नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है, ये संभावना है। अगर नए चेहरे को शामिल करते हैं तो ऐसे में बीजेपी की रणनीति किस रणनीति के तहत नए चेहरे को शामिल कर सकते हैं? देखिए, सभी तरह के समीकरण देखे जाते हैं। क्षेत्र का समीकरण, व्यक्ति का समीकरण, उसके कामकाज का समीकरण, सारे समीकरण देख करके मंत्रिमंडल का। और अभी तो 5-6 जगह खाली हैं, अभी तो सीट खाली है। तो जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा क्या? बिल्कुल, सभी तरह के क्षेत्र का, जात का, सबको देना है ना, सबको स्थान देना है। सामाजिक समीकरण को लेकर के सबको उचित स्थान देना है, सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र है। ये सबका साथ चाहिए, सबको प्राथमिकता के आधार पर जगह दी जाएगी। सामाजिक समीकरण सब होते हैं। उत्तर प्रदेश का जो संगठन है, जो जिला अध्यक्षों की जो सूची, उसमें भी आप देखेंगे महिलाओं को, पिछड़ों को, अनुसूचित जात को, जनजात को, अगड़ों को, सभी को एक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कहीं जिलाध्यक्ष, कहीं कोई होगा, कहीं कोई होगा, ये नहीं है। सबका समायोजन, सभी समाज के वर्गों का समायोजन, ऐसे ही मंत्रिमंडल का ध्यान और संगठन का ध्यान रख करके जो भी फैसला लिया जाएगा हाईकमान की तरफ से, ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि कहीं मनमुटाव ना हो जाए पार्टी के भीतर। नहीं, ऐसा नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक और देश की कहा जाए एक तरीके से तो सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ। जिसके अंदर लोकतंत्र है, जिसके अंदर आपस में सामंजस्यता है। हाँ। जो बहुत भारी विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें न कोई किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित होती है, बल्कि सामूहिक निर्णय होता है। सभी से राय ली जाती है, सभी का सामूहिक। ये कोई समाजवादी पार्टी नहीं है कि अखिलेश जी जो तय कर दिए वो हो गया, ममता बनर्जी ने जो तय कर दिया हो गया, लालू जी ने जो बोल दिया हो गया, सोनिया जी ने जो कह दिया हो संगठन में मान लिया गया। ऐसा नहीं है, एक सामूहिकता है। और इस सामूहिकता को लेकर के इसलिए यह पार्टी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी जो चुनाव हुए, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, अभी बिहार में इलेक्शन होगा, वहां प्रचंड बहुमत मिलेगी। अभी उत्तर प्रदेश का अभी से शुरू हो गया मिशन 27 का, कि जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को धोखा देकर के, जो संविधान बचाओ का नारा देकर के जिस तरीके से वोट पर झपट्टा मारा, उनके पंजे को भी कैसे हम लोग शिकस्त दें, कैसे उनको रोकें, इस पर भी एक बहुत भारी मंथन है। क्योंकि उत्तर प्रदेश यह तय करता है कि देश कहाँ जाएगा, उसकी दिशा और दशा क्या होगी। और जिस तरीके से झपट्टा मारा गया विपक्ष के द्वारा, हाँ। उस झपट्टे और उनके पंजे को भी हम लोग मसलने का काम करेंगे। ऐसा संगठन बनेगा कि ये झूठ उनका तो मतलब अभी भी जितने भी यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में, इसी के साथ 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो पार्टी समझती है कि कहीं ना कहीं कमी हुई है और उस डैमेज को कंट्रोल करना है पार्टी को। मैं इस सवाल के साथ, सर वक्त की कमी है, संतोष इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। देखिए, निश्चित तौर पर आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव जो होता है वो सत्ता का होता है और उसको बीजेपी ने जीत भी लिया है। अब लेकिन 2027 के लिए अभी से ही पूरे मंथन में जुटी हुई है। आपने देखा कि 2017 में जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 2022 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया है। भले वो पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना लिया हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से लगी होती है हर एक चुनाव को और ज्यादा बढ़त बनाने के लिए। तो इस ऐसे में योगी आदित्यनाथ की अगर हम उत्तर प्रदेश के वो मुखिया हैं, और ऐसे में संगठन के साथ मिलकर के जो 2027 का चुनाव होगा और अच्छा करने के लिए बीजेपी क्या कुछ कर सकती है, बीजेपी की पूरी रणनीति बनाने का बीजेपी की यही रणनीति रही है। एक चाणक्य के तौर पर हमेशा बीजेपी ने हाईकमान के साथ मिलकर अहम फैसले लिए हैं, जिसका परिणाम बहुत ही बेहतर निकलकर सामने आया। संभवतः जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फिर बदलाव होगा, इसी को ध्यान केंद्रित करते हुए लिया जाएगा फैसला। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप जी आपका भी शुक्रिया, अमित जी आपका भी शुक्रिया, संतोष आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो होली के बाद टीम पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आएगी। बड़े बदलाव की यहाँ पर संभावना है। जैसा कि जानकारी मिली है कि 3 चेहरे को बदला जा सकता है और उसका मुख्य कारण होगा बैड परफॉर्मेंस या फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तो उसमें बड़ा क्या कुछ होगा और किस रणनीति के हिसाब से यहां पर बदलाव उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा और इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन, सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में भारी हंगामा देखा गया। दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कामकाज को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। बीजेपी विधायक इस मामले को लेकर तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला करने की तैयारी में है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, सरकारी अस्पतालों की स्थिति, दवा आपूर्ति व्यवस्था और वित्तीय अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए गए। खास बात यह है कि 3 दिन का निलंबन खत्म होने के बाद सोमवार को सदन में लौट रहे आप विधायकों के दोनों रिपोर्ट्स पर बीजेपी विधायकों की बयानबाजी को लेकर हंगामा करने की आशंका है। दरअसल कि अनिल झा ने जो भद्दी टिप्पणी की है, इसके लिए सदन से माफी मांगे। सब चीजें रिकॉर्डेड हैं, सब चीजें रिकॉर्डेड हैं। हाँ देखिए, ये अनिल झा सदन से आप जैसे लोग जो राम पर क्वेश्चन करते रहे, आज उसके सामने डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं आप। एक मिनट, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए,
बैठिए, ये बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, को बोलने दीजिए आप, बैठिए। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम है। हेलो जी बताइए, एक मिनट बैठिए आप। हाँ जी, ये इन्होंने कहा है कि ये रामलीला नहीं है, इन्होंने कहा ये रामलीला चल रही है यहाँ पर। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ये सदन है तो सदन की बात करें। आप लोगों ने पहले भी राम के ऊपर क्वेश्चन उठाए और आज भी राम के ऊपर क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम है। आप बैठ जाइए। मैं माननीय सभी सदस्य बैठ जाएंगे, सभी सदस्य बैठ जाएंगे, वो सदन से माफी मांगे, सभी सदस्य बैठ जाएंगे, जनता से पूरे भारत से माफी मांगे। अब मैं अशोक जी को, बैठ जाइए आप। मैं देखिए, सदन के समक्ष जो सदस्य ने मुद्दा उठाया है, मैं सदन के सभी सदस्य से आगे